सोचिए कि एक गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, उसका गियर एकदम न्यूट्रल में है, लेकिन कोई उस गाड़ी के एक्सेलरेटर को ना पूरी ताकत से दबाए हुए है। इंजन एकदम मतलब फुल स्पीड पर दौड़ रहा है ना? हाँ बिल्कुल वही। इंजन धाड़ रहा है, बाहर से देखने पर गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रही, लेकिन अंदर ही अंदर इंजन जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है। पुर्जे घिस रहे हैं उसके। सही कहा, धुआं निकल रहा है और मशीन पूरी तरह से अंदर से टूट रही है। आज के इस डीप डाइव में हम जिस सॉस मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं ना, उसको पढ़कर मेरे दिमाग में एंजाइटी यानी घबराहट और पैनिक के लिए बिल्कुल यही तस्वीर उभरी। ये गाड़ी वाले इंजन का जो रूपक आपने दिया वो असल में सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। अगर हम मेडिकल नजरिए से देखें तो शरीर के अंदर बिल्कुल यही हो रहा होता है। मतलब बॉडी सच में उतनी एग्जॉस्ट हो रही होती है उस वक्त एकदम। जब हम पैनिक या एंजाइटी की बात करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, थोड़ा खुश रहा करो। हाँ, ये तो सबसे कॉमन एडवाइस मिलती है लोगों को। वही तो। लेकिन हमारे आज के इस सोर्स मटेरियल की रिसर्च बहुत ही साफ शब्दों में ये साबित करती है कि जब दिमाग अशांत होता है ना, तो पूरा का पूरा शरीर एक अनचाहे युद्ध में धकेल दिया जाता है। एक कांस्टेंट सर्वाइवल मोड, राइट? हाँ, इसका असर इतना ज्यादा फिजिकल होता है कि लोगों का डाइजेशन सिस्टम मतलब पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। गैस, एसिडिटी या बार बार वॉशरूम भागना, ये सब एंजाइटी के लक्षण है। मुझे लगता था सिर्फ खराब खाने से होता है ये। नहीं, ये सिर्फ खराब खाने के नतीजे नहीं है। ये एक ऐसे शरीर के लक्षण हैं जो लगातार सर्वाइवल मोड में है। शरीर हर वक्त एक इनविजिबल खतरे से लड़ रहा है। और शायद इसीलिए इंसान हर वक्त इतना थका हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा में जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात निकलकर आने वाली है वो ये है कि हम सिर्फ अच्छा सोचकर इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होगा? हमें दिमाग, शरीर, नींद और हमारी जो दबी हुई फीलिंग्स हैं उन सबको एक साथ ठीक करना होगा। इस मटेरियल में 30 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जो सच में काम करते हैं। तब तो ये डीप डाइव बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि सारी फसाद की जड़ वो फॉल्स अलार्म है जो दिमाग बजाता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें इस अलार्म को बंद करने के तरीकों पर बात करनी चाहिए। हाँ, माइंड को काम करना सबसे पहला स्टेप है। रिसर्च में विचारों के इस बवंडर को शांत करने के लिए काफी तरीके हैं, जिनमें से एक है कि हर सिचुएशन का सबसे बुरा नतीजा सोचना बंद करना, जिसको हम आजकल ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये बात है। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना। और मेरे मन में ना एक सवाल है, क्या ओवर थिंकिंग सच में इतनी खतरनाक है? इंसान का तो काम ही है सोचना, तो एक छोटा सा विचार कैसे एक पूरे पैनिक अटैक का ट्रिगर बन जाता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। ओवरथिंकिंग को हम सब अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं, पर अगर हम न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझें तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला, अच्छा। हाँ, यह हमारे शरीर का एक तरह से स्मोक डिटेक्टर है। इसका काम है डेंजर को भांपना और बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड के लिए तैयार करना। ओके, तो मतलब लड़ने या भागने के लिए। एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अमिगडाला असलियत और कल्पना के बीच का फर्क नहीं समझता। वेट, मतलब वो रियल और फेक में फर्क नहीं कर पाता? बिल्कुल नहीं। जब हम आराम से बैठकर ये सोचते हैं कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, या अगर मुझे कोई सीरियस बीमारी हो गई तो क्या होगा, तो दिमाग को लगता है खतरा सच में सामने खड़ा है। हाँ, वो तुरंत बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन नाम के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज कर देता है। तो सोचिए, खतरा सिर्फ हमारे ख्यालों में था, लेकिन शरीर में जो केमिकल रिलीज हुए वो एकदम असली हैं। बाप रे, तो मतलब हम अपनी ही विचारों से अपने शरीर को डरा रहे हैं। ये तो सच में बहुत अजीब सिचुएशन है। और यही वजह है कि लगातार ओवरथिंकिंग सीधे पैनिक अटैक को जन्म देती है। इसी सिलसिले में ना इस सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। एंजाइटी कम करने के लिए रिसर्च कहती है कि सुबह की धूप लें। हाँ, सनलाइट वाला पॉइंट। अब कोई भी आम इंसान सोच सकता है कि मेरी नौकरी की टेंशन या मेरे इस पैनिक अटैक का सूरज की रोशनी से भला क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है, और बहुत ही गहरा कनेक्शन है। ये पूरी तरह से हमारी बायोलॉजी का हिस्सा है। जब सुबह की ताज़ी धूप हमारी आंखों पर यानी रेटिना पर पड़ती है ना, हाँ। तो ये हमारे दिमाग को एक सीधा सिग्नल भेजती है कि वो सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करे। इसे अक्सर फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब मूड को ठीक करने वाला केमिकल? सही कहा। ये वही केमिकल है जो हमारे मूड को स्टेबल करता है, हमें शांत महसूस कराता है और हमारा फोकस बढ़ाता है। पर आजकल तो लोग दिन भर ऑफिस के अंदर या अंधेरे कमरों में रहते हैं। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
जब लोग घरों या ऑफिस के अंदर बंद रहते हैं तो सेरोटोनिन का लेवल गिर जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो मतलब सूरज की रोशनी लेना कोई दार्शनिक या फिलोसॉफिकल विचार नहीं है? नहीं, ये असल में अपने दिमाग की फार्मेसी से एक नेचुरल एंटी एंजाइटी दवाई लेने जैसा है। ये तो सच में कमाल का मैकेनिज्म है। और इसी तरह से डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने और मेडिटेशन पर भी काफी जोर दिया गया है इसमें। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का असर बहुत जल्दी होता है। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल दिक्कत आती है मुझे लगता है। जब किसी को पैनिक अटैक आ रहा होता है या बहुत घबराहट होती है तो सीने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। हाँ, सांसें अपने आप छोटी और तेज हो जाती हैं उस वक्त। एग्जैक्टली उस वक्त अगर कोई आपको बोले कि भाई आराम से लंबी सांस लो तो वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो क्या ये गहरी सांस लेना सच में उस वक्त काम करता है या ये बस कहने की बात है? ये बिल्कुल काम करता है और इसके पीछे का जो साइंस है ना वो बहुत ही सटीक है। जब हम घबराते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो बॉडी को हाइपर कर देता है। हाँ, जो सांसों को तेज करता है ताकि हम भाग सकें। लेकिन हमारे शरीर में एक और सिस्टम भी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका काम है बॉडी को वापस शांत करना। और इसको ऑन कैसे करते हैं? इन दोनों के बीच का जो स्विच है वो हमारी वेगस नर्व है, जो सीधा दिमाग से लेकर पेट तक जाती है। ओके। जब हम जानबूझकर, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, 5 सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर खींचते हैं और फिर धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ते हैं तो ये वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। ओह, और वो सिग्नल भेजती है? बिल्कुल, ये नर्व तुरंत दिमाग को मैसेज भेजती है कि देखो सांसें धीमी हो गई हैं, इसका मतलब है कि अब कोई खतरा नहीं है, तुम अपना फॉल्स अलार्म बंद कर सकते हो। बहुत ही सही तरीका है। और दिमाग को हैक करने का एक और तरीका रिसर्च में बताया गया है, जो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी जो हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहना। हाँ, ये हमारे उस नेगेटिव लूप को तोड़ने का काम करता है। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी है, जो मुझे लगता है आज के डिजिटल जमाने में सबसे बड़ी चुनौती है। रिसर्च साफ तौर पर कहती है कि रात में मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और नेगेटिव न्यूज से दूर रहें। ये सुनने में आसान लगता है पर लोग कर नहीं पाते। वही ना, कहने में तो इजी है, लेकिन असलियत यह है कि रात के 2 बजे हम सब फोन पर किसी को अजीबोगरीब रेसिपी बनाते हुए या लड़ाई झगड़े की वीडियोस देख रहे होते हैं। वो जो रात के 2 बजे वाली डूम स्क्रॉलिंग होती है ना, वो एंजाइटी के लिए सबसे खतरनाक चीज है। इसको ऐसे समझिए, हमारा दिमाग हमेशा खतरों को स्कैन करने के लिए इवोल्यूशन के हिसाब से प्रोग्राम किया गया है। हमेशा अलर्ट रहता है। हाँ, तो जब हम लगातार सोशल मीडिया पर नेगेटिव न्यूज़, डिजास्टर्स या दुनिया भर की परेशानियां देखते हैं तो हमारा दिमाग लगातार उस सर्वाइवल मोड में अटका रहता है। वो एमिगडाला जिसके बारे में आपने बताया था। एकदम सही, हम उस एमिगडाला को लगातार एक्टिव रख रहे हैं। जब तक आप नेगेटिव इनपुट बंद नहीं करते, दिमाग उन चीजों को प्रोसेस ही नहीं कर पाता जो पॉजिटिव है। तो फोन की स्क्रीन हमें कैसे वर्चुअल डेंजर में फंसा कर रखती है, जो हमारे रिलैक्स करने के टाइम को ही बर्बाद कर देता है। सही बात है। तो देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि दिमाग का वो फॉल्स अलार्म कैसे काम करता है और उसे कैसे चुप कराना है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या अगर ये अलार्म 24 घंटे बजता ही रहेगा तो जाहिर सी बात है कि शरीर पर इसका फिजिकली बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब हम बॉडी और पेट की तरफ आते हैं। हाँ, क्योंकि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है दोनों का। रिसर्च में बॉडी को शांत करने के लिए जो बातें कही गई हैं, उनमें से एक चीज ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। इसमें लिखा है कि चाय कॉफी कम करें, जंक फूड और शुगर कम लें। हाँ, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ मैं ना थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी, एक पुश बैक देना चाहूंगी जी। जब ऑफिस में बहुत काम होता है, डेडलाइन सर पर होती हैं, तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मुझे एक स्ट्रांग कॉफी चाहिए ताकि मैं फोकस कर सकूं। ये तो सबका गो टू सॉल्यूशन होता है, वही ना। पर ये सोर्स मटेरियल कह रहा है कि स्ट्रेस में कॉफी पीना आपकी हालत को और बिगाड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्या 1 कप कॉफी सच में इतनी नुकसानदायक है? मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ कि ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि कैफीन हमें तुरंत एनर्जी का एहसास कराता है, लेकिन हमें इसके पीछे का थोड़ा केमिकल रिएक्शन समझना होगा। अच्छा, बताइए। जब आप एंजाइटी या स्ट्रेस में होते हैं तो आपके शरीर में पहले से ही एड्रेनलिन का लेवल बहुत हाई होता है, दिल की धड़कन तेज होती है, मसल्स टाइट होते हैं, इंजन पूरी तरह गर्म होता है। बिल्कुल। अब चाय या कॉफी में जो कैफीन होता है वो क्या करता है? वो आपके नर्वस सिस्टम को और ज्यादा स्टिम्युलेट करता है और बॉडी में और ज्यादा एड्रेनलिन पंप कर देता है। ओह, मतलब आग में पेट्रोल डालने वाला काम हो रहा है यहाँ। एकदम। आपका शरीर पहले से ही ओवरड्राइव में था,
और कॉफी ने उसे और भी ज्यादा हाइपर एक्टिव कर दिया। यही कारण है कि ज्यादा कॉफी पीने के बाद ना कई लोगों के हाथ कांपने लगते हैं। हाँ, या उन्हें बिना वजह की घबराहट महसूस होने लगती है, जिटर्स होते हैं। सही कहा। इसीलिए रिसर्च में इन स्टिमुलेंट्स को कम करने और इसके बजाय हाइड्रेशन यानी ज्यादा पानी पीने और रोज टहलने पर जोर दिया गया है। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट था मेरे लिए। तो इसका मतलब जो मैं कॉफ़ी पीकर सोच रहा था कि मेरा फोकस बढ़ रहा है, मैं असल में खुद को पैनिक अटैक के एक कदम और करीब ले जा रहा था। वही होता है जाने अनजाने में। और आपने चलने और पानी पीने की बात की। क्या सच में सिर्फ पानी पीने से या आधा घंटा टहलने से शरीर का ये जो केमिकल तूफान है वो शांत हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका शरीर भागने या लड़ने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी पैदा करता है। और हम तो सिर्फ अपनी ऑफिस डेस्क पर बैठे होते हैं। वही तो दिक्कत है। हम बैठे या लेटे होते हैं तो वो एनर्जी कहीं खर्च नहीं हो पाती। वो जो फंसी हुई पेंटअप एनर्जी है ना, वही असल में एंजाइटी है। ओह, आई सी। जब हम हल्की एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा टहलते हैं, तो हम उस एक्स्ट्रा एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल को शरीर से बाहर निकाल रहे होते हैं। हम बेसिकली उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं। और पानी का क्या रोल है इसमें? पानी थर्मोरेगुलेशन का काम करता है। पैनिक के दौरान बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। पानी शरीर को अंदर से ठंडा करता है और ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखने में मदद करता है। ये बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। और इसके अलावा पेट को हेल्दी रखने पर भी इस डीप डाइव में बहुत जोर दिया गया है। हाँ, गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट लिंक है। इसमें एक पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा वो था ज्यादा देर भूखे मत रहें। हम अक्सर देखते हैं कि जब इंसान डिप्रेशन या भारी स्ट्रेस में होता है ना, तो उसकी भूख बिल्कुल मर जाती है। लोग खाना पीना छोड़ देते हैं बिल्कुल। हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ भी खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। लेकिन सोर्स मटेरियल कह रहा है कि खाली पेट रहना इस एंजाइटी को और भयानक बना देगा। ये कैसे काम करता है भला? ये एंजाइटी और हमारे मेटाबॉलिज्म के बीच का एक बहुत ही क्रिटिकल कनेक्शन है, जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो हमारे खून में शुगर का स्तर तेजी से नीचे गिरने लगता है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं शायद। बिल्कुल सही। अब दिमाग को अपना काम करने के लिए ग्लूकोज की सख्त जरूरत होती है। जब ब्लड शुगर गिरता है तो दिमाग को लगता है कि शरीर भूखमरी का शिकार हो रहा है। एक और खतरे का सिग्नल। हाँ, इस इमरजेंसी से निपटने के लिए दिमाग तुरंत एक सिग्नल भेजता है और फिर से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रीनलिन रिलीज करता है, ताकि लिवर में जमा हुआ शुगर टूटकर खून में आ सके और इंसान जिंदा रह सके। ओ मेरे भगवान, मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए शरीर फिर से एड्रिनल रिलीज कर रहा है। एकदम। और जैसा कि हमने पहले बात की, एड्रीनलिन ही वो हार्मोन है जो पैनिक अटैक के लक्षण पैदा करता है, जैसे फास्ट हार्ट बीट, पसीना आना, घबराहट होना। तो मतलब आपने सिर्फ अपना लंच स्किप किया, आपका ब्लड शुगर गिरा, शरीर ने उसे ठीक करने के लिए एड्रिनलिन छोड़ा और आपको बैठे बैठाए पैनिक अटैक में। और आप सोच रहे हैं कि आपको बिना किसी वजह के एंजाइटी हो रही है, जबकि असल में आपको सिर्फ भूख लगी थी। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। इसीलिए रिसर्च की ये साफ सलाह है कि थोड़ा थोड़ा लेकिन पौष्टिक खाना खाते रहना चाहिए। ये शरीर को लगातार ये मैसेज देता है कि फ्यूल प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है और सर्वाइव करने के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये बात तो एकदम साफ हो गई कि डाइट और हाइड्रेशन सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, मेंटल पीस के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि किसी ने कॉफी छोड़ दी, टाइम पर खाना खाना शुरू कर दिया और रोज वॉक पर भी जाने लगा, क्या इतना काफी है? नहीं, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बची है। नींद। रिसर्च के अगले हिस्से में स्लीप साइकिल को लेकर बहुत बातें हैं। मुझे लगता है कि अगर हम शरीर को इतना अच्छा फ्यूल दे भी दें, लेकिन अगर उसे रिपेयर होने का टाइम ना मिले तो ये सारी मेहनत वेस्ट है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। नींद ना कोई ऐसा लाइट स्विच नहीं है जिसे हम बस अपनी मर्जी से बेड पर जाते ही ऑफ कर दें। नींद को आप शरीर की एक नाइट शिफ्ट क्लीनिंग क्रू की तरह समझ सकते हैं। क्लीनिंग क्रू, ये एनालॉजी थोड़ी समझाइए। देखिए, पूरे दिन जब हम काम करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारे बॉडी के सेल्स टूटते हैं, मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं और दिमाग में ना दिन भर की थकावट का केमिकल कचरा जमा हो जाता है, जो पूरे दिन जमा होता रहता है। हाँ, जब हम गहरी नींद में जाते हैं तभी ये क्लीनिंग क्रू एक्टिव होता है। वो उस जमे हुए कॉर्टिसोल को बाहर निकालता है, शरीर की मरम्मत करता है और दिन भर के इमोशंस को प्रोसेस करता है। और अगर हम ढंग से ना सोएं तो तो ये सारी सफाई हो ही नहीं पाती।
अगले दिन आप पिछले दिन के कचरे और आज के नए स्ट्रेस के साथ सोकर उठते हैं, जो नेचुरली एंजाइटी का एक बहुत बहुत बड़ा कारण बनता है। ये क्लीनिंग क्रू वाला एग्जाम्पल सच में बहुत सटीक है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं जैसे कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले उसके सारे भारी टैब्स और सॉफ्टवेयर्स को एक-एक करके बंद करना पड़ता है। एकदम, अगर हैवी टैब्स खुले हैं तो कंप्यूटर शट डाउन ही नहीं होगा। और हम अपने क्लीनिंग क्रू का रास्ता अ, खुद ही रोकते हैं, जैसे फ़ोन को रात में यूज़ करके। यहाँ मुझे फिर से वही फ़ोन की ब्लू लाइट वाला एंगल याद आ रहा है। रात को फ़ोन देखने से असल में नींद क्यों उड़ जाती है? ये सारा खेल हमारी पीनियल ग्लैंड और मेलेटोनिन नाम के हार्मोन का है। इंसान का शरीर ना हजारों सालों से सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से सेट है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक? हाँ, जब अंधेरा होता है तो दिमाग मेलेटोनिन बनाता है। यही वो हार्मोन है जो उस क्लीनिंग क्रू को काम शुरू करने का सिग्नल देता है और तभी हमें नींद आती है। ओके, तो जब हम रात में फ़ोन देखते हैं, जब हम रात के 11 बजे तक फोन या लैपटॉप की ब्राइट नीली रोशनी देखते हैं तो दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि अभी तो दोपहर का टाइम है, सूरज पूरी तरह निकला हुआ है। तो वो मेलेटोनिन बनाना ही रोक देता है। बिल्कुल, उसका प्रोडक्शन रुक जाता है। नतीजा ये होता है कि हम बॉडी से चाहे जितने भी थके हुए हों, मेंटली हम पूरी तरह से जाग रहे होते हैं। इसीलिए सोर्स मटेरियल सोने से पहले शांत म्यूजिक सुनने और डिम लाइट रखने की सलाह देता है ना? हाँ, और साथ में डीप ब्रीदिंग भी, ताकि दिल की धड़कन धीमी हो और दिमाग को शट डाउन होने का एक क्लियर सिग्नल मिल सके। तो अब तक हमने दिमाग के अलार्म सिस्टम, पेट की केमिस्ट्री और नींद की रिपेयरिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझ लिया। लेकिन अब हम चर्चा के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो इन सब से कहीं ज़्यादा डीप है। हमारे इमोशंस, है ना? हाँ, जब कोई इंसान लगातार इस फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन से गुजर रहा होता है ना, हाँ। तो उसका असर सिर्फ उसकी बॉडी पर नहीं पड़ता, उसकी भावनाओं पर बहुत गहरा असर होता है। ये सबसे तकलीफदेह हिस्सा होता है एंजाइटी का। सोर्स मटेरियल के इस इमोशनल हीलिंग वाले पार्ट ने मुझे सबसे ज़्यादा हिट किया है। वहाँ एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है, खुद पर गुस्सा करना बंद करें। ये बहुत ज़रूरी एडवाइस है। ये पढ़कर मुझे एक लंबा आहा मोमेंट मिला, क्योंकि अक्सर जो लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, वे अपनी इस फिजिकल कंडीशन को लेकर खुद से ही चिढ़ने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। इसे हम साइकोलॉजी में एंजाइटी अबाउट हैविंग एंजाइटी कह सकते हैं। इंसान इस बात से ही घबरा जाता है कि उसे घबराहट आखिर हो क्यों रही है। वही ना, वो देखता बाकी लोग तो कितने आराम से जी रहे हैं। हाँ, जब एक इंसान देखता है कि बाकी सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और वो एक छोटा सा डेली रूटीन का काम करने में भी पैनिक कर रहा है, तो उसके अंदर खुद के लिए एक बहुत गहरा गुस्सा और हताशा पैदा होती है। वो सोचता होगा, मेरे अंदर आखिर क्या खराबी है? और इसी शर्मिंदगी या गिल्ट की वजह से वो इंसान खुद को बाकी सभी से काट लेता है, अलग कर लेता है। वो अकेलापन इस पूरी प्रॉब्लम को 10 गुना और बढ़ा देता है। और यही वो मेन पॉइंट है जहाँ रिसर्च स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि अपने मन की बात किसी से शेयर करें, खुद को कमरे में अकेला ना छोड़ें। बातचीत करना बहुत बड़ी थेरेपी होती है। मुझे लगता है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को शब्दों में ढालकर किसी ऐसे इंसान को बताते हैं जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, तो उस डर की आधी ताकत वैसी खत्म हो जाती है। ये एहसास कि मैं इसमें अकेला नहीं हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलिंग है। और मटेरियल के आखिरी में ना पॉजिटिव रहने और भगवान या किसी हायर पावर पर भरोसा रखने की बात भी कही गई है। मुझे लगता है ये कोई सिर्फ धार्मिक बात नहीं है, ये वो लंगर है जो विचारों के इस भारी तूफान में इंसान को टिकाए रखता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। साइकोलॉजी ऑफ फेथ यानी विश्वास का विज्ञान बहुत ही पावरफुल टूल है। जब कोई इंसान किसी ऐसी शक्ति पर विश्वास करता है जो उससे बड़ी है, तो वो जाने अनजाने में ही सही अपने कंधों से सब कुछ कंट्रोल करने का भारी बोझ उतार देता है। कंट्रोल छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एंजाइटी और कुछ नहीं बल्कि फ्यूचर को पूरी तरह से कंट्रोल करने की एक नाकाम कोशिश ही तो है। ट्रू। जब आप फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि देखो, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है और आखिर में जो होगा ठीक ही होगा, तो दिमाग का वो जो स्मोक डिटेक्टर था ना, एमिगडाला, वो शांत होने लगता है। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना, ठीक से खाना, दोस्तों से मिलना, यही असली इमोशनल हीलिंग है जो दवाइयों से परे जाकर भी काम करती है। एकदम सही कहा। क्या बात है। हमने आज के इस सोर्स मटेरियल के जरिए एक पूरी की पूरी जर्नी तय की है। हमने देखा कि कैसे ओवरथिंकिंग से दिमाग का अलार्म बजता है, कैसे वो फॉल्स अलार्म हमारे पेट और डाइजेशन को तबाह करता है, कैसे गलत डाइट और नींद ना आना इस आग में घी का काम करते हैं।
और कैसे खुद को अकेला कर लेना इस विशियस साइकिल को कभी टूटने ही नहीं देता। हाँ, लेकिन इस डीप डाइव का जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो बहुत ही उम्मीद भरा है। हाँ, इसमें डार्क से ज्यादा लाइट है। ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ, एंजाइटी एक बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस है, ये कंप्लीटली ड्रेन कर देती है, लेकिन ये कोई उम्र भर की सजा नहीं है। अगर हम इन छोटी छोटी 30 आदतों पर ध्यान दें, माइंड, बॉडी, स्लीप और इमोशंस को बैलेंस करके। एग्जैक्टली, तो हम फिर से वो खोई हुई नेचुरल एनर्जी वापस पा सकते हैं। बस खुद को इस नए प्रोसेस में थोड़ा समय देने की जरूरत है। हीलिंग पूरी तरह पॉसिबल है। और चर्चा को रैप अप करने से पहले मैं एक ऐसा फाइनल विचार सबके सामने रखना चाहूंगी जो शायद इस पूरे टॉपिक को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। वो क्या? हम हमेशा एंजाइटी को एक बीमारी, एक विलन या अपना एक सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, जिससे हमें हर हाल में बस लड़ना है और हराना है। लेकिन अगर हम आज की इस पूरी बायोलॉजिकल डिस्कशन को याद रखें, तो क्या ये पॉसिबल है कि एंजाइटी असल में हमारा दुश्मन है ही नहीं? वे दुश्मन नहीं है, तो फिर क्या है? इंसान को अंदर से तोड़कर रख देती है ये। क्या हो अगर ये अजीब सी एंजाइटी असल में हमारे ही शरीर का एक बहुत ही वफादार अलार्म सिस्टम हो? अलार्म सिस्टम? जरा सोचिए, जब हम लगातार अपनी नींद सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, बाहर का गलत खाना खा रहे होते हैं, रात तक खुद को स्क्रीन्स की ब्लू लाइट से भर रहे होते हैं और अपनी तकलीफों को दबाए रखते हैं, तो शरीर हमें बताएगा कैसे? वही तो, वो हमें कैसे बताएगा कि रुक जाओ, तुम बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। वो इसी पैनिक, एसिडिटी और इसी घबराहट के जरिए ना हमसे चीख कर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है। ओह वाओ! एंजाइटी हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आती, बल्कि वो हमें एक टोटल ब्रेकडाउन से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग लेकर आती है। वो हमें लिटरली मजबूर करती है कि हम रुक जाए, थोड़ा पॉज लें और अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदलें। ये एक सच में बहुत ही पावरफुल और प्रोवोकेटिव नजरिया है। ये थॉट कि वो गाड़ी का इंजन जो न्यूट्रल में फुल स्पीड पर चीख रहा था ना, वो टूटकर हमें कोई सजा नहीं दे रहा था, करेक्ट, बल्कि वो धुआं छोड़कर ड्राइवर को चिल्लाकर बता रहा है कि भाई अब गाड़ी को साइड में लगाओ, इंजन